हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो रिजिड बॉडीज़ होता क्या है? ए रिजिड बॉडी इज़ एन आइडियल बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सटर्नल फोर्सेस और ड्यू टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिस पर हम प्रेशर अप्लाई करें या एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या उसको रोटेट करें तो उसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है उसके लोकेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट मीन उस रिजिड बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम किसी वुड के स्टिक को रोटेट करें तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, या उसको हम मतलब अगर प्रेशर दें तो उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन फ्लूइड के रिस्पेक्ट में वुडन स्टिक भी जो होगा वो भी एक रिजिड बॉडी होगा। फ्लूइड किसको कहते हैं? लिक्विड और गैस को बोलते हैं फ्लूइड। लेकिन अगर हम फ्लूइड पे प्रेशर लगाएं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये अगर कोई कंटेनर है, इसमें अगर फ्लूइड्स है, गैस है, और यहाँ पर ये कोई पिस्टन है, अगर यहाँ पर फोर्स देंगे या प्रेशर देंगे तो क्या होगा? फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा। तो इसमें तो डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन हो गया तो इसको हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। दिस इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी। अगर कोई वुडन स्टिक है, इस पे बहुत सारा प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है ये टूट जाए या थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए, इस तरह से हो जाए। यहाँ पर नेक हो जाएगा, यहाँ पर नेक बन जाएगा इसका। तो ये डिफॉर्म हुआ, लेकिन इस वुडन स्टिक को इसके कंपैरिजन में हम रिजिड बॉडी कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको रिजिड बॉडी कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई आयरन है तो ये भी क्या है? एक रिजिड बॉडी है। लेकिन आइडियली ये रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि आयरन को अगर हम हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है? उसका शेप चेंज हो जाता है, या तो वो छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है, मतलब थिनर हो जाएगा। अगर ये मोटा रहता तो ये क्या हो जाता है? थिन होके ये एक्सपेंड कर जाता अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हम फ्लूइड के रिस्पेक्ट में आयरन को, वुड को, एल्युमिनियम का रड को या प्लास्टिक रड को, ये सबको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। इवन ह्यूमन बॉडी को भी हम एज ए रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। जब जिम्नास्टिक जब अपना वो कर्तव्य दिखाता है तो क्या होता है? तो कभी वो अपना एंगुलर स्पीड को बढ़ा लेता है, कभी एंगुलर स्पीड को कम कर लेता है, तो उसको भी तो रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो रिजिड बॉडी कंपैरिजन करके हम बोलते हैं, फ्लूइड के कंपैरिजन में जितने भी सॉलिड्स स्ट्रक्चर है उसको हम रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो रिजिड बॉडी आइडियल कंसेप्ट है। आइडियल मतलब जो रियल में नहीं हो लेकिन हम एज्यूम करते हैं। और एक कंसेप्ट लेते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। लेकिन दुनिया में कोई सरफेस ऐसा नहीं है जो फ्रिक्शन लेस होगा कम्प्लीटली, लेकिन हम एज्यूम करते हैं, उसको आइडियल कंसेप्ट बोलते हैं। तो ए रिजिड बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्सेस और ड्यू टू चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में कैसे हो जाता है? जैसे कि अगर कोई रबर बैंड है, इसको हम रिजिड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हल्का सा इस पे हम फोर्स लगाते हैं या इसमें कोई स्टोन को बांध दे दें और इसको अगर हम रोटेट कराएंगे तो क्या होने वाला है? इसका लेंथ जो है, यहाँ पकड़ के इसको घुमाएंगे तो इसका लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, ये थिनर हो जाएगा और ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम रिजिड बॉडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन के कारण इस पर क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिफॉर्म होके थिनर हो गया। तो इसको हम रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे, रबर बैंड को। लेकिन वुडन स्टिक जब रहता है तो इसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। एक बार बुक को रीडिंग कीजिएगा, ढूंढिएगा। मेरा कंसेप्ट ये समझाना था, जो रिजिड बॉडी वही बॉडी है जो प्रेशर, फोर्स और रोटेशनल मोशन के चेंज के कारण उस पर इवन ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से भी मोशन करता है, तो इसमें डिफॉर्मेशन होता ही ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी समझ गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? किसी रिजिड बॉडी का, किस बॉडी का? तो रिजिड बॉडी का एबिलिटी है जिसके मदद से वो अपोज करता है। किस चीज़ का अपोज करता है? किसी भी
रोटेशनल मोशन के चेंज को अपोज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर स्पीड 0 है तो हमेशा 0 ही रहना चाहेगा, या अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो उतना से ही करेगा। किसके कारण? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है, और ये जो होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी है। किसका है? तो रिजिड बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट, एक मिनट, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है? तो मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, ढेर सारे एक्सिस हो सकता है ये एक्सिस इसके अंदर में भी हो, या हो सकता है एक्सिस बाहर में भी हो। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट में ज़्यादा होगा? तो जहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा, जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक में होगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा मोमेंट ऑफ मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक्सिस, पहला एक्सिस 1 है और ये एक्सिस 2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट में होना चाहिए? तो एक्सिस 2 के अबाउट में ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर पर मास सब लोकलाइज्ड है, इसका पार्टिकल सब। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मास मोमेंट पर है, उसी तरह से क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का इनर्शिया का मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर मास मोमेंट का मोमेंट है। इनर्शिया इज क्या? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज मास मोमेंट ऑफ मोमेंट। मास मोमेंट का मोमेंट। सेंटर ऑफ मास में आपने देखा था जो ये m1 x1, इसको क्या बोलते थे? मास मोमेंट। इसको क्या बोलते थे? मास मोमेंट बोलते थे। अब इसी मास मोमेंट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे m1 इंटू एक्स फिर x, तो क्या हो गया? m1 x²। तो ये क्या है? मास मोमेंट का फिर मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास में m1 x1 और m2 x2 ऐसे निकालते थे, तो ये मास मोमेंट कहलाता था। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास मोमेंट ऑफ मोमेंट। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कुछ रह गया इसमें, देख लेते हैं। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया, मैथमेटिकली इसको देखना है। और उसके बाद मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडी को देख लिया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास है, दिस इज पॉइंट मास, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो मास मोमेंट तो हो गया। मास मोमेंट इसका कितना हो जाएगा? मास मोमेंट हो जाएगा इसका, मास मोमेंट इसका हो जाएगा m इंटू आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास मोमेंट इंटू फिर इसका मोमेंट, तो हो जाएगा ये mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास मोमेंट का मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया सिंगल पार्टिकल के लिए, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम ढेर सारे पार्टिकल्स की बात कर लें, तब हम रिजिड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे। मान लेते हैं ये m1 मास है, यहाँ पर m2 मास है, ये m3 मास है, ये m4 मास है, ये m5 मास है। तो इस तरह से मासेस हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो गया r1, और ये क्या हो गया? r2, और ये क्या हो गया? r3,
और ये क्या हो गया R4, और ये क्या हो गया R5। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में ढेर सारे मास पार्टिकल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण जो हुआ, वो पहला पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर दूसरा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर तीसरा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी तरह से चौथा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी रहेंगे। तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं मैथमेटिकली, mi ri का होल स्क्वायर, और i इक्वल टू 1 से लेकर n तक हमारा जाएगा। तो यही हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं हम कुछ रिजिड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे थिन रड को, तो लिखते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड। तो थिन रड है जिसका थिकनेस जो होगा वो लगभग निग्लेजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब लेंथ के कंपैरिजन में उसका थिकनेस बहुत कम होगा, तो उसको थिन रड बोलेंगे। ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पर थिन रड का एंड है, ठीक है। इसका मास जो है m है और इसका लेंथ जो है l है, ठीक है। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में। तो ये तो ढेर सारे पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है। मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पर तो ये सिंगल पार्टिकल से नहीं बना हुआ, ये सिंगल पार्टिकल तो है नहीं जो हम लगा लेंगे। तो हम एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं जो सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे जिसको, ठीक है। तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका जो लेंथ होगा, ये जो लंबाई होगा रड के लॉन्ग में, वो होगा dx, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा तब ना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मास तो इसका छोटा होगा क्योंकि इसका लेंथ छोटा है, तो ये dm कितना हो जाएगा वो निकालना है हमको। तो एक यूनिट का अगर हम मास निकाल लेंगे और इस dx से इंटू कर देंगे तो हमको ये एलिमेंट जो है इसका मास निकल जाएगा। तो मास पर यूनिट को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मास ऑफ रड और लेंथ ऑफ रड। एक यूनिट में कितना मास है रड का वो निकल गया। तो हमारे पास कितना यूनिट है dx है एलिमेंट का, तो इसमें कितना मास आएगा। तो इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से हम इंटू कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वो सॉरी मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, d बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, dm। किस चीज़ का मास, तो इस एलिमेंट का मास को हम dm बोलेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। क्यों होगा छोटा, बिकॉज इसका मास छोटा है, इसका मास जो है वो छोटा है इसका मास। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट मास की तरह कंसीडर करेंगे इसको। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, छोटा होगा, तो di लिखेंगे इसको, di। और ये कितना के लिए होगा, तो dm मास है इसका, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर है, लाई कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अगर हम टोटल को निकालेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। तो सम करने के लिए समेशन करेंगे, तो समेशन के लिए क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन। और इसका लिमिट जो भागेगा डेफिनेट इंटीग्रल का 0 से लेकर x इक्वल टू l तक भागेगा, तो 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे l। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रड हो जाएगा कहाँ, तो किसी एक्सिस जो इस रड के एंड से पास कर रहा है, किससे, इसके एंड से पास कर रहा है। तो ठीक है, तो I हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रड। और यहाँ पर हम dm को लगा देते हैं। तो dm हमारा आया था m बाई एल इंटू डी एक्स, m बाय एल इंटू डी एक्स dm था। और बाहर में क्या है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब जो है ये m बाय एल आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर
एल तक, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एम बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x3/3, कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेकर एल तक। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट को डालेंगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एल, ये 3 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 जो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x3, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर एल तक जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m/3l इंटू एल का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं m/3l इंटू एल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I इज इक्वल टू 1/3ml स्क्वायर, क्योंकि एक एल तो कट जाएगा। तो ये किसके अबाउट हुआ, तो एक्सिस जो उस रड के एंड से पास करता है, कहाँ से पास करता है, एंड से। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 1/3ml स्क्वायर हो गया। तो ये थिन रड है, और इसके सेंटर में जो बीचों बीच है, वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखते हैं। तो अब इस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये लेंथ जो रड का होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये -l/2 होगा, और इधर वाला क्या होगा, +l/2 होगा। और dm हम लोग निकाल चुके थे, मास पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ पर एलिमेंट जो है x डिस्टेंस पे हम मेजर कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, इसका लेंथ जो है dx, तो इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx हो जाएगा। जानते थे हम लोग, पिछले वाले स्लाइड में देखे थे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो वो डी आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो एक्स डिस्टेंस ही है, तो एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और डी एम हमारा कितना है, m/l इंटू डी एक्स है, और बाहर में क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो ये हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू m/l बाहर, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, और ये 0 से -l/2 से +l/2 तक इसका लिमिट जाएगा। तो अब आई को निकाल लेते हैं हम लोग, m/l, उसके बाद x³ में पहले अपर लिमिट को रखेंगे, तो x³ में हम पहले l/2 को रखेंगे अपर लिमिट को, तो ये हो जाएगा l/2 का क्यूब माइनस l/2, और ये खुद माइनस है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब आई इज इक्वल टू m/l, और इसका पावर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर बटे 3 भी था, तो ये 3l होगा। ठीक है, तो m/3l, और यहाँ पर हो जाएगा l³/8, और यहाँ पर माइनस, और ये माइनस, क्योंकि 3 पावर है, ओड है, तो माइनस ही रखेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस l³/8। तो इसको हम लिख सकते हैं m/3l इंटू 2 इंटू l³/8। तो फाइनली हमारे पास हो रहा है, ये 2 है, तो इंटू में था 2, तो 2 4 जा, तो ये हो रहा है 1/12 इंटू ml स्क्वायर। कहाँ से, किस एक्सिस के अबाउट में, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में, इसीलिए इसको लिखते हैं ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/12 ml स्क्वायर। तो अब हम कंपेयर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले एंड के अबाउट में देखे थे, तो उस टाइम में आया था 1/3, और उसके बाद जब इसका एंड के थ्रू देखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, ये हो रहा है आपको 1/12 ml स्क्वायर। तो ज़्यादा कहाँ आया, तो ज़्यादा हमको आया एंड के अबाउट में। कितना आया, एंड के अबाउट में आया था हमको 1/3 ml स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 1/12 ml स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रहा है,
मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हुआ, एंड के अबाउट में कुछ और है और सेंटर के अबाउट में कुछ और है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेंट्रल एक्सिस से ज़्यादा दूर पर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर कम डिस्टेंस पर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का डिपेंड करता है और इसका एक्सिस टू एक्सिस वैल्यू बदल जाता है। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, नोट में लिख लीजिए इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज neither vector nor scalar, it is a टेंसर। तो ये टेंसर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम रिजिड बॉडी is different about different एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में इसका वैल्यू अलग होता है। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नहीं तो ना वेक्टर कहते हैं और ना ही स्केलर कहते हैं, इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये मैथमेटिक्स का है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे टेंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग कुछ और रिजिड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी रिंग का निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग को निकालेंगे, ठीक है। तो रिंग जो होता है उस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बॉडी है जिस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इंटीग्रेशन से भी बना सकते हैं इसको, बिना इंटीग्रेशन के भी बना सकते हैं, ये इजी टास्क है। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, आर पार हो रहा है, ठीक है, अंदर से जाके बाहर की तरफ आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका एक्सिस को थोड़ा सा ठीक से फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्सिस से जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये मास जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका रेडियस होगा, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। क्यों रेडियस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। हर एक मतलब रेडियस के साथ में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका 90 डिग्री एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में हो रहा है। चाहे कोई भी पार्टिकल को क्यों ना पकड़े, यहाँ भी जो पार्टिकल होता है वो भी क्या बनाता, इसके साथ में 90 डिग्री ही बनाता, ठीक है। 90 डिग्री बनेगा, 3D फिगर है ये, 3D फिगर जूम कीजिए आप, तो 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिल रहा है, वो है रेडियस। तो इस मास को मान लेते हैं dm, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस मास को मान लेते हैं, इस मास का dm, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा और एलिमेंट का मास dm है, ठीक है, और उसका दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस के बराबर है। अब जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा और ये रेडियस तो कांस्टेंट है जो हर जगह पे क्या है, सेम है, तो वो तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर सब एलिमेंट के मास का समेशन हो जाएगा। तो वो क्या देगा, टोटल मास ऑफ, ये r² है, तो वो क्या देगा हमको, मोमेंट ऑफ टोटल मास ऑफ रिंग दे देगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, वो हो गया m × r², ये रिंग का हो गया। इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर का भी होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर ये होलो सिलेंडर है, आप थोड़ा फास्ट करेंगे, एलिमेंट वगैरह के बारे में हम लोग को पता चल रहा है। तो ये अगर एलिमेंट कट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक रिंग ही मिलेगा, ठीक है। इसका भी रेडियस वही होगा जो बॉटम का रेडियस है या टॉप का रेडियस है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यही है। तो इसका मास dm होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है,
वो हुआ था m इंटू आर स्क्वायर हुआ था। तो यहाँ तो मास dm है, तो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसका मास लेंगे, ये मास टोटल मास था रिंग का, लेकिन ये रिंग ही छोटा मास है, ऐसा ऐसा सारे रिंग को ऐड करना है। तो dm उसका मास है, तो dm इंटू और उसका रेडियस कितना है, रेडियस लेना है, तो यहाँ पर रेडियस इसका r है या कैपिटल स्मॉल r जो भी लेना है, यही रेडियस इस सिलेंडर का भी होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ होलो सिलेंडर हो जाएगा I। तो I इक्वल टू आर स्क्वायर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग कहेंगे या रेडियस ऑफ सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अब I इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ये टोटल मास ऑफ रिंग हो गया, ये टोटल मास ऑफ रिंग नहीं, टोटल मास ऑफ होलो सिलेंडर हो गया। तो I इक्वल टू हो गया एम आर स्क्वायर, किस एक्सिस के अबाउट में, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में। हम कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक्सिस में, जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ लेंगे तो किसी के अबाउट में निकाल लेंगे। उसी टाइम में हम रेडियस ऑफ जायरेशन को ब्रीफ में अच्छे से मतलब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिजिड बॉडी है, नेक्स्ट रिजिड बॉडी हम ले लेते हैं हम डिस्क को, सॉलिड डिस्क को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो मोमेंट डिस्क होता है, सॉलिड होता है, बीच में भी खाली नहीं रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है सेंट्रल एक्सिस से, जो इससे पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क पास कर रहा है। तो चलिए, ये हुआ डिस्क। तो अब इसको फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा कोई डिस्क है। ठीक है, अब इसके अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सॉलिड पार्ट है, डिस्क जो है सॉलिड होता है। ठीक है, ये एक्सिस पास कर रहा है, इसी के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके पास थिकनेस होगा कुछ। ठीक है, और ये है रेडियस ऑफ डिस्क। और हम करते क्या है, ये थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। ये जो एलिमेंट का, ये एलिमेंट का रेडियस है, तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो किसका, तो इस एलिमेंट का रेडियस कितना मान लिया हमने, x। ठीक है, तो अब छोटा सा एलिमेंट का मास अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मास कैसे निकालेंगे, डिस्क जो होता है वो कैसा होता है, ये डिस्क है, इसके पास थिकनेस भी होगा, इसके पास थिकनेस भी होगा। ठीक है, तो ये थिकनेस को अगर हम t मान लेंगे, ठीक है, तो t तो हर जगह पर होगा बराबर। तो इसका टोटल मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एरिया पर भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टी कट जाएगा, वॉल्यूम लेने का ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जगह थिकनेस बराबर है। तो एरिया ऑफ डिस्क होता है पाई, तो पाई आर स्क्वायर में कितना मास आता है, एम मास आ रहा है, तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर। और हमारा रिंग जो था उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। उसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका रेडियस तो x था। ठीक है, जब इसका रेडियस x है तो इसका थिकनेस dx है, इसका थिकनेस dx है। और अगर हम इसको कट कर दें और इसको ऐसे लाई कर दें तो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसका लंबाई हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस के बराबर, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। और इसका थिकनेस जो है, विड्थ जो है वो होगा dx। तो इसका एरिया जो होगा वो dA होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो इसका है 2 पाई x, ये x है 2 पाई x। इसको ठीक से कट करके लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये r नहीं है, ये क्या है, ये है आपको x, ये रेडियस x था इसका। ठीक है, x था तो 2 पाई x इंटू इसका मोटाई विड्थ, तो वो हो गया dx। ठीक है, तो छोटा एरिया निकल गया, तो dA एरिया में जो मास आएगा
वो हो जाएगा आपको m बाय ये डी एरिया जो है कितना मास के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए होगा। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा रफ करके, तो इसका हो जाएगा आपको, इसको बोलेंगे क्या चीज़, इसको बोलेंगे डी एम। तो अब जो डी एम है वो हमारा हो जाएगा m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, और डी ए हमारा है 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बच रहा है 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। थोड़ा आराम से लिखना पड़ता है, अगर गड़बड़ा गया तो पूरा मेहनत चौपट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का मास हमको निकल गया है 2m बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो है इसको हमको पुट करना है, तब इस एलिमेंट का मास हमको dm निकल गया। dm निकला था 2m बाई आर स्क्वायर इंटू, देख लेते हैं फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di इक्वल टू, एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं तो एलिमेंट का मास, और रिंग है, रिंग का क्या होगा, मास इंटू उसी का रेडियस का स्क्वायर। तो एलिमेंट का रेडियस तो x है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। और ये dm जो है वो हमको है 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको कट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है खाली। ठीक है, लापरवाही तो काम खराबी। तो यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब जो है लिमिट सेंटर पे x का वैल्यू 0 और यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो लिमिट हमारा 0 से लेकर r तक जाएगा। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो अब जो है i इज इक्वल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2m बाय आर स्क्वायर और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जो होगा x टू द पावर 4 बाई 4, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा, 0 से लेकर r तक जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2m बाय आर स्क्वायर, ये 4 कॉमन ले लिए, तो x टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, ये 2 कट जाएगा, तो ये 1 बाई 2 आर स्क्वायर, और ये m है, और ये r4 हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट देने पे, तो ये आर स्क्वायर भी कट जाएगा। तो हमको सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो m बाई 2 इंटू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ICM इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। किस चीज़ का, तो सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से पास करे। अब डिस्क का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में खाली नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका एलिमेंट आएगा वो तो डिस्क ही आएगा। तो डिस्क जब आएगा तो डिस्क एलिमेंट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिस्क का मास। तो डिस्क एलिमेंट है तो उसका मास छोटा m होगा gm, और उसका रेडियस जो होगा वो r ही होगा। डिस्क का भी रेडियस कितना हो जाएगा, इस एलिमेंटल डिस्क का भी रेडियस वही होगा जो इस सिलेंडर का डिस्क रेडियस है, तो ये भी r ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर। अब टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखना है, तो ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये dm का इंटीग्रल। तो ऐसा ऐसा जितने भी डिस्क होंगे सब ऐड हो जाएगा, सबका मास। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर इंटू कैपिटल M
तो आई इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर, किसके अबाउट में, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भाई डिस्क था, गलती हो गया, 1/2 ना होता है इसका, डिस्क का क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ पर 2 होगा, 1/2 भी होगा साथ में, डिस्क है रिंग का नहीं है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/2 सब में रहेगा। ठीक है, तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, सॉरी जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ mr स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, सॉलिड कोन और होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे इसके आने वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।